हुकूमत ने इमरान खान साहब के साथ बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डील का एतराफ़ कर लिया है, उसे तस्लीम कर लिया है। कैसे किया है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे, और इमरान खान साहब के ऊपर जेल के अंदर सख्तियां क्यों हो रही हैं ये भी आपको बताया जाएगा। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन को चलने देगी, ये भी एक ख़बर है जो आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बयान की जाएगी। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को गद्दार करार दे दिया। कैसे करार दिया ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये जो नरमियां मिल रही हैं पीटीआई को, ये पीटीआई के साथ अदालतें भी अच्छा सलूक कर रही हैं, दोबारा गिरफ्तारियां भी नहीं हो रही हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी चीज़ मौजूद है और उनके कहने का मतलब यही है कि डील मौजूद है। ये पूरी स्टोरी लेके जाते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। अब ख्वाजा आसिफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन वज़ीर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो वज़ीर दिफ़ा भी हैं इस वक्त। और जब वज़ीर दिफ़ा ये कह रहे हों कि जनाब ये आम चीज़ नहीं है और बेगम साहबा का यहाँ से निकलना, फिर पेशावर जाना, उनके ख़िलाफ़ कोई केस ना बनना, फिर गंडापुर साहब जो हैं उनका गायब हो जाना, फिर उनका वापस चले जाना, और ये जो इनकी आना और जाना है सब कुछ, इसके पीछे बहुत कुछ है और ये सिंपल नहीं है। जब वज़ीर दिफ़ा ये मान रहे हों तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई डाउट रह जाता है। सबसे पहले हमने ख़बर दी थी कि बुशरा बीबी के साथ कोई डील हो रही है गवर्नमेंट की, और जेल के अंदर 6 मुलाकातें हो चुकी हैं, 7वीं मुलाकात आज होनी है, और उसके बाद आज जो बीबी हैं वो चली जाएंगे। और आपने बताया ये गंडापुर साहब करवा रहे हैं, और गंडापुर साहब कर, और ये भी कि गंडापुर साहब ने करवाया ये सब कुछ, और अब बेगम साहबा के ख़िलाफ़ कोई नया केस नहीं बनेगा और उसके बाद वो बनी गाला जाएंगी, ये भी है। लेकिन सीधी बात है, पेशावर का मुझे नहीं पता था कि वो पेशावर चली जाएंगी, और फिर जब वो पेशावर गई तो फौरी तौर पे फिर हमने उसके व्लॉग भी किया कि उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। पहले वो लाहौर जा रही थी क्योंकि उन्होंने वहाँ ज़मान पार्क में रहना था, और उसके बाद वो पेशावर चले गए। अब कल उनकी ज़मानत भी होगी, राहदारी ज़मानत भी होगी। अब वो 14 दिन की राहदारी ज़मानत पे हैं, जिसके मेरा ख्याल ये है कि आज इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी, और अगर आज नहीं होती तो कल ये मुलाकात उनकी ज़रूर हो जाएगी, और वो पार्टी के बारे में सब कुछ बताएंगे और डील के बारे में बताएंगे कि किस किस्म की डील हुई है और आने वाले दिनों में हमें क्या करना होगा और गवर्नमेंट क्या करेगी। और मुझे यूँ महसूस होता है कि इस सारे मामले में कहीं जो फ़रा गोगी है वो ना मारी जाए। अच्छा। क्योंकि फ़रा गोगी साहबा जो हैं वो इस वक्त लंदन में हैं और अनिल मुशर्रफ साहब जो हैं उनके पास हैं वो, और वहाँ पे वो पॉलिटिकल असालम लेने की कोशिश कर रही हैं, तो वो पॉलिटिकल असालम लेंगी वहाँ पे। और अब सारे मामले के अंदर जो है ना उनका भी एक किरदार है। कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब इनकार कर दें डील से और फिर फ़रा गोगी साहबा जो है सामने आ जाए और उसके बाद इमरान खान साहब के लिए ये डील का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हो रही हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब अगर मान रहे हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई डाउट की बात है। फिर उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब से गंडापुर साहब तस्लीम कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी ये बुशरा बीबी जो आई हैं ये मेरी कोशिशों से आई, और उन्होंने पब्लिकली तस्लीम किया इसको। फिर वो बुशरा बीबी को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, अपनी नेक्सी में रखा हुआ है, वहाँ पे ख़ास सिक्योरिटी है। फिर जब बुशरा बीबी जेल से निकली थी तो सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा से आई थी, उन्हीं की गाड़ियों में बुशरा बीबी को बनी गाला पहुँचाया गया था, फिर उन्हीं की गाड़ियों में उनको पेशावर पहुँचाया गया था। और कल जब वो कोर्ट गई तो उनको पूरा वज़ीर आला का जो प्रोटोकॉल है वो दिया गया था, और उसके साथ वो अदालत गई पेशावर हाई कोर्ट, और वहाँ से उन्होंने राहदारी ज़मानत ली। तो ये सारी चीज़ें जो साबित होती हैं, गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया, गंडापुर साहब ने तस्लीम कर लिया, हमने सबसे पहले इंकशाफ कर लिया, तो अब इसके अंदर डाउट कोई नहीं है कि किसी जगह पे भी। और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी मान रहे हैं उसे, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के वुज़रा हैं मुख्तलिफ, वो भी तस्लीम करते हैं कि ये मामला आम नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब उनकी रिहाई का ऐलान होता था, उनकी ज़मानत होती थी, तो फौरी तौर पर उन्हें नया केस बना के गिरफ़्तार कर लिया जाता था। लेकिन इस बार को ना नया मुकदमा बना है, ना उनकी गिरफ़्तारी हुई है, बल्कि वो बड़ी आसानी से जेल से निकली हैं, और उसके बाद वो बनी गाला गई हैं। उन्होंने अपना सामान पैक किया वहाँ से, फिर उन्होंने कहा जी मैं लाहौर जा रही हूँ। अपने वर्कर्स को उन्होंने यही बताया कि मैं लाहौर जा रही हूँ, लेकिन जब वो मोटरवे पहुँची तो फौरी तौर पर पेशावर चले गई, और उनके पेशावर जाने के बारे में इस्टेब्लिशमेंट को पता था, ठीक है, कि ये यहाँ नहीं रहेंगी, ये गंडापुर साहब के पास रहेंगी। तो उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं था, और कोई ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के चले गए, चक्कर दे के चले गए।
और उसके बाद जब वो कल अदालत गई, पेशावर हाई कोर्ट गई, तो उस वक्त भी ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को पता, इस्टेब्लिशमेंट तो दुनिया में हर जगह पे होती है और मुल्क का चप्पा चप्पा उनके सामने होता है। तो ये हो नहीं सकता कि बुश अभी भी एनेक्सी से निकली हों, सीएम एनेक्सी से निकली हों और इस्टेब्लिशमेंट को ना पता हो कि वो कहाँ जा रही हैं। और पेशावर हाई कोर्ट में जब कल उनकी पिटिशन दायर हो रही थी या उनकी राहदारी ज़मानत उनकी दायर हो रही थी, तो गवर्नमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट को पता ना हो। तो ये सब कुछ पता है, तो प्लान्ड है। अब सवाल ये है कि क्या ये डील आगे चलेगी? मेरा ख्याल है कि डील आगे चलेगी। अब बुश अभी भी जो है ये डील लेके इमरान खान साहब से मिलेंगे और उनसे वो बात करेंगे, और अगर इमरान खान साहब तस्लीम कर लेते हैं, मान जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है मामलात चेंज हो जाएंगे। और हो सकता है नवंबर के महीने में, जो हम बार बार कह रहे हैं कि नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो हो सकता है इमरान खान साहब को जेल से रिहाई मिल जाए और वो हाउस अरेस्ट हो जाए। वो या ज़मान पार्क के अंदर हाउस अरेस्ट हो जाएं या बनी गाला के अंदर हो जाएं, लेकिन उन्हें पेशावर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि पेशावर जाके वहाँ पे वो किले के अंदर बैठ के वहाँ से तोपें चलाना शुरू कर दें। ठीक, या वो बनी गाला में रहेंगे या फिर वो लाहौर ज़मान पार्क में रहेंगे और किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपने घर में रहेंगे। तो हो सकता है कि नवंबर के महीने में ये वाक़या भी हो जाए। ठीक है, ठीक है। और ये बुशा बीबी के डील का खान साहब को तकरीबन पता है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं तो ज़ाहिर है। और दूसरा ये है कि गंडापुर साहब जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे अंदर जाते रहे हैं उनसे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और ये हो नहीं सकता कि गंडापुर साहब बगैर इमरान खान साहब की मर्ज़ी के इतना बड़ा स्टेप ले सकें। ठीक है, ठीक। नाज़रीन, चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारा जुडिशल कमीशन के हवाले से। पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसे समझना बहुत मुश्किल है जी। पीटीआई जो कह रही होती है वो कर नहीं रही होती, और जो कर रही होती है वो कह नहीं रही होती है। उन्होंने कहा जी कि हम इन तरामीम को नहीं मानते, लेकिन उसके बाद उन्होंने जज को तस्लीम कर लिया। फिर वो कहते हैं जी कि ये तरामीम ठीक नहीं है, फिर वो जाके बैठ जाते हैं जुडिशल कमीशन में। अब जुडिशल कमीशन में बैठने का उनका एक खास मकसद है। वो मकसद क्या है ये आपको बताते हैं जावेद चौर साहब। अच्छा, इस तरफ आने से पहले कुछ हमारे नाजरीन हैं वो बड़ा एतराज़ करते हैं जी, आपका हर व्लॉग जो है इमरान खान साहब के आगे पीछे घूमता है, आखिर मजबूरी क्या आपकी। बल्कि एक साहब हैं, उनका कल मुझे मैसेज मिला और बड़ा लंबा मैसेज था। उन्होंने कहा जी सुबह मैं उठता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, तो आपका मैं व्लॉग सुनता हूँ, रात वाला भी सुबह वाला भी, और उसमें सिर्फ आप इमरान खान, इसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, गवर्नमेंट जो कर रही है वो भी आपके सामने, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। अब ये उन सब नाजरीन को मैं जवाब दे रहा हूँ कि इशू ये है कि ये जो है न्यूज़ बेस्ड ये चैनल है और इसके अंदर जो टॉप स्टोरीज़ होती हैं वही डिस्कस होती हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इमरान खान एक टॉप स्टोरी है, क्योंकि जब उसी से रिलेटेड होगा तो पॉलिटिकल जो एनालिसिस है वो फिर उससे रिलेटेड ही होगा, फिर इमरान खान साहब का जिक्र आएगा। जिस दिन इमरान खान साहब ने कुछ सुकून की चादर तान ले और उस तरफ से कोई बुरी खबर या अच्छी खबर ना आई, तो फिर हम गवर्नमेंट की चीज़ों को भी ले लेंगे। और भी बहुत सारे मौज़ूआत, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि स्मोग है लाहौर के अंदर, उसने तबाही फेर दी है। एक हफ़्ता पहले आप देख लें लाहौर की क्या सूरत हाल थी, आज जो लाहौर की सूरत हाल है, तौबा तौबा तौबा। कल रात बारिश हुई है, हो सकता है लाहौर के अंदर थोड़ा सा ठहराव आ गया हो, लेकिन ये जो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और उसके बाद नवंबर और दिसंबर है, मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर के लोग सांस ले सकेंगे। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर लाहौर है इस वक्त। और पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो पूरे साल से बहुत उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि अब बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं और हमने ये कर दिया, हमने फ़लाँ चीज़ बंद कर दी, हमने फ़लाँ चीज़ चला दी, बल्कि उन्होंने रेस्टोरेंट्स के चूल्हे तक बंद कर दिए कि इससे भी पोल्यूशन फैलती है। कहा जी फैक्ट्रियों के अंदर हमने बहुत चीज़ें तब्दील कर दी हैं और हम वहाँ पे फ़िल्टर लगवा रहे हैं। फिर ये जो भट्टे हैं वो हमने ख़त्म कर दिए हुए हैं। गाड़ियाँ जो हैं उसका जो पुरानी गाड़ियाँ जो हैं जो पेट्रोल फूंकती हैं या बाहर फेंकती हैं, धुआं फैलाती हैं, उनको हमने बंद कर दिया। बहुत लंबे चौड़े दावे किए गए थे, लेकिन अभी देखें स्मोक आई नहीं और लाहौर की सूरत हाल आप देख लें, वहाँ सूरज ही नज़र नहीं आ रहा। अब आगे नवंबर में क्या सूरत हाल होती है अल्लाह माफ़ करे। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौरी जो हैं वो आसानी के साथ, कोई इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे ये सर्दियाँ। ये मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और इसके अंदर सबसे बड़ा नुक्ता तो ये है कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और इतने बड़े बड़े साइंसदान हैं हमारे पास, और हम कहते हैं कि हम एटमी ताकत हैं, हमने एटम बम तक बना लिया, लेकिन भाई पोल्यूशन किसने ख़त्म करना है? इसके लिए भी तो साइंसदान होंगे, इसके लिए भी तो ब्रेन होंगे। और गवर्नमेंट जो इतने बड़े बड़े काम कर रही है या फ़ौज पाकिस्तान बड़े बड़े काम कर रही है, तो उन्हें चाहिए कि इस इशू को भी टेकअप करे और ये ऐलान करे कि अगले साल यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगी। अगर यूके ने आज से 80 साल पहले ये पोल्यूशन ख़त्म कर ली थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम स्मोक क्यों नहीं उसका ख़ात्मा कर सकते? तो दुनिया के अंदर बड़े मॉडल्स हैं,
आपको उन मॉडल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जनाब, हमने एक दूसरा मौजू भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसकी वजह भी इमरान खान है वैसे कि वो कुछ और होने देंगे तो गवर्नमेंट कुछ और करेगी। आज दिन तो शहर बंद होते हैं, जो एंगेज रखेंगे और हर वक्त ही सड़कें बंद रखेंगे। अब गंडापुर साहब ये फिर कह रहे हैं कि हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। वो भाई स्मोक से निपटने दो पाकिस्तान को पहले, उसके बाद उसको बंद कर लेना। देखें, ये जो जुडिशल कमीशन है ये 13 रुकनी है और उससे पहले छोटा कमीशन होता था और वो एलिवेट करता था हाई कोर्ट से जजेस को, और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री भी करता था कि अगर किसी वकील ने हाई कोर्ट का जज बनना है तो ये जुडिशल कमीशन उसका फैसला कर लेता था। उसमें गवर्नमेंट की नुमाइंदगी भी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी ज़्यादा थी। फिर अगर आपने हाई कोर्ट से किसी जज को एलिवेट करना है तो आपके पास यही जुडिशल कमीशन करता था और फिर उसे सुप्रीम कोर्ट ले आते थे वो। अब उसका नुकसान ये हुआ कि जितने जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं साबिक, वो सब हाई कोर्ट्स के जजों को देख के अंदाज़ा लगाते थे कि जब इसको एलिवेट किया जाएगा तो ये किस वक्त चीफ जस्टिस बनेगा। ठीक है, तो उनका प्रोफाइल देख के, उनकी कुंडली देख के ये फैसला होता था कि इन्हें किस वक्त हमने एलिवेट करना है। मतलब इसमें याहिया अफरीदी साहब की मिसाल देता हूँ। याहिया अफरीदी साहब इन दोनों से सीनियर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मनीब अख्तर साहब से, और उन्हें पहले आना चाहिए था इस अदालत के अंदर। लेकिन साकिब निसार साहब ने कमाल ये किया था कि उन्होंने मनीब अख्तर साहब को चौथे नंबर से उठाया और इस साइड से मंसूर अली शाह साहब को ले लिया और याहिया अफरीदी साहब को उन्होंने होल्ड पे रखा। और जब ये दोनों जजेस सेटल हो गए तो फिर याहिया अफरीदी साहब को इसलिए लेकर आए कि वो कभी चीफ जस्टिस ना बन सकें। लेकिन ज़ाहिर है अब किस्मत को कुछ और मंजूर था, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, वो दोनों चीफ जस्टिस नहीं बन सके और याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस बन गए। तो इसको कहते हैं अल्लाह ताला जिसका रास्ता खोलता है फिर उसका रास्ता खोल देता है। तो उस वक्त जो जज सेलेक्ट किए जाते थे उन्हें जजेस के तौर पर सेलेक्ट नहीं किया जाता, चीफ जस्टिस के तौर पर सेलेक्ट किया जाता था। दूसरा, उनका ताल्लुक बड़े बड़े चैम्बर्स के साथ होता था, तो अपने चैम्बर्स जो हैं अपने जज लेके आता था और फिर उससे केसेस हैंडल होते थे, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए जाते थे वकला की तरफ से। फिर एक चीफ जस्टिस जब जाता था तो उनकी पीछे बाकियात होती थी, वो चीफ जस्टिस को प्रोटेक्ट करती थी, उनके मफादात का ख्याल रखती थी। तो गवर्नमेंट ने अब उस मिथ को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उन्होंने जुडिशल कमीशन जो है उसकी हैयत में तब्दीली ये की कि 13 रुकनी कर दिया उस वक्त। ठीक है, और उसमें 5 जजेस होंगे और 5 में से 3 तो सीनियर 3 जजेस होंगे, 2 और होंगे उसके अंदर। फिर उसके साथ साथ जो अपोजिशन के 2 लोग होंगे उसके अंदर। फिर उसमें बार कौंसिल का एक नुमाइंदा होगा, फिर उसमें अटॉर्नी जनरल होगा, फिर उसके अंदर वज़ीर कानून होगा। तो अमूम ये 13 तकरीबन बनते हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो सूरत हाल ये है कि इसके अंदर 5 जजेस हैं और अगर वो 5 जजेस उस ग्रुप में से आ जाते हैं जिनमें 8 जजेस हैं तो उसके बाद फिर आप ये समझें कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट जो है उसके अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये 5 जजेस ये हो गए और 2 इस साइड से अपोजिशन के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ गए तो ये हो गए 7। ठीक है, तो 7 एक साइड पे हो गए, दूसरी साइड पे हो गए 6। तो जब वो 6 हो जाएंगे तो गवर्नमेंट पट जाएगी, मेजॉरिटी इनके हो गई। फिर ये अपनी मर्जी के हाई कोर्ट के जजेस लेके आएंगे और फिर अपनी मर्जी के हाई कोर्ट के जजेस को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेके आएंगे। तो फिर गवर्नमेंट को तो 26वीं तरमीम करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का उन्होंने रास्ता रोक लिया। लेकिन जस्टिस मंसूर साहब जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब के साथ ठीक हो गए, उनके तल्लुकात पहले से बेहतर थे और वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिल गए। तो गवर्नमेंट को तो उसका नुकसान हो गया सर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए जुडिशल कमीशन में आ रही है कि वहाँ बैठ के ना उसने किसी को आराम से ज़िंदगी नहीं गुजारने देनी। अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट के पास यही ऑप्शन है कि वो किसी न किसी तरीके से ये जो 3 सीनियर 3 जजेस हैं इनको साइड पे कर दे और इनसे कहे जी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और इनको अगर वो साइड पे करने में कामयाब हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, और दूसरा उनका तरीका ये है कि 3 अगर इनके साथ ये आ जाते हैं, 2 गवर्नमेंट के आ जाएं। अब अगर गवर्नमेंट के 2 आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 2 ये हो गए और बाकी जो 6 लोग हैं उनके पास तो इनके पास 8 हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो दूसरी तरफ फिर 5 रह जाएंगे, तो उससे गवर्नमेंट सेफ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि 8 हमारे नुमाइंदे हों वहाँ पे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि हम लोग साथ हों ताकि वो जो एक तवाज़न है उसको बिगाड़ा जा सके। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे आ रही है तो इसका मतलब यही है कि उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आराम से नहीं रहने देना और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो नींदें हैं वो भी हराम रहेंगे। अगले तो ये कमाल है वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जहाँ कदम रखती हैं वहाँ लोगों की नींदें उड़ जाती हैं और गवर्नमेंट की नींदें उड़ा दी उन्होंने। ठीक है, और हमें अगले वीलॉग इस पे करने पड़ रहे होंगे।
ठीक है नाज़रीन, हमेशा जो गवर्नमेंट होती है वो सब अच्छे की रिपोर्ट देती है और उनकी कोशिश ये होती है कि हमारी तरफ से वही खबर जाए कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का किरदार जो होता है वो बड़ा नुमायाँ होता है। हर अपोजिशन का जब भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो खड़ी होती है वहाँ से खबर भी जनरेट होती है, वहाँ से एतराज़ात आते हैं और उन्हीं एतराज़ात के बिहाफ के ऊपर मीडिया का ये काम होता है कि हम आपको इन्फॉर्म करें कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, जो उस पर एतराज़ात आ रहे हैं वो क्या क्या हैं। अपोजिशन ठीक है, ये गलत है, ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन बेसिकली इमरान खान साहब एक वाइब्रेंट अपोजिशन है और उस ऑपोजिशन को अगर हम कवर नहीं करते या उसकी बात आपको नहीं बताते और सिर्फ गवर्नमेंट की साइड आपको बताएंगे तो वो वन साइडेड हो जाएगा। दैट्स वाई हमें ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को लेके चलना पड़ता है। अगली स्टोरी आ गई जी दोबारा चौधरी साहब खान साहब के हवाले से ही, माशाल्लाह में कुछ और करना ही नहीं देते। खान साहब ने कहा है जी कि जेल पे बहुत सख्तियां हो रही हैं उनमें, उनके साथ क्या हो रहा है जी, खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, उन्हें खाना सही नहीं दिया जा रहा, उनकी एक्साइज मशीन ले ली गई थी जो अब वापस गालिबन हो गई है, अखबार नहीं दिया गया, बिजली रोजाना 4-5 घंटे के लिए बंद कर दी जाती है। ये क्यों सख्तियां की जा रही हैं खान साहब? अच्छा, दो इसमें बड़ी हैरान कौन सी चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ तो जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर ये सहूलतें क्यों मांग रहे हैं, वहाँ एसी क्यों चाह रहे हैं, टीवी क्यों चाह रहे हैं, अखबार क्यों चाह रहे हैं, घर का खाना क्यों चाह रहे हैं, और मैं जाके एसी बंद करवाऊँगा, टीवी बंद करवाऊँगा। और अगर ये सहूलतें हमने आम कैदियों को देना शुरू कर दी तो कोई शख्स भी जेल से बाहर नहीं आना चाहेगा, वो वहाँ पर आराम से रहेगा। तो उस वक्त तो इनका ये नैरेटिव होता था, लेकिन अब ये वो सारी सहूलतें मांग रहे हैं जो कैदियों को अलाउड नहीं है। इमरान खान साहब को इनकी मर्ज़ी का खाना मिलता है, इनके पास मुशक्ति है, इनके पास एक्सरसाइज मशीन है, इनके पास अखबार है, इनके पास टीवी है। अब वो कहते हैं टीवी बंद कर दिया गया, टीवी है लेकिन बंद कर दिया गया। और सो फार सो इनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी कि ये आर्टिकल लिख के बाहर भेजते थे जो बाहर के अखबारात में छपते थे, इनके इंटरव्यूज़ छपते थे, बाहर से सवाल आते थे, उनके जवाब लिखे जाते थे और वो जवाब बाहर के अखबारात को दिए जाते थे और वो अखबारात इसको फ्लैश करते थे। यानी ये तक सहूलत है। और फिर इमरान खान साहब के पास उनके वकला आ सकते हैं, फिर उनकी पार्टी के लोग आ सकते हैं। इमरान खान साहब अपनी पार्टी के टिकटों का फ़ैसला करते हैं जेल के अंदर बैठ के। इमरान खान साहब एक रोज़ एक बयानिया देते हैं और वो बयानिया बाहर रिफ्लेक्ट होता है, पूरा सोशल मीडिया से भरा होता है। इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा डिक्टेट करवाते हैं अपनी पार्टी को अंदर बैठ के और वो डिक्टेशन उनकी चलती है। सोशल मीडिया जो है उसको इमरान खान साहब ड्राइव करते हैं अंदर से और बाहर मैसेजेस जाते हैं और उसके बाद उन मैसेजेस पे अमल दरामद होता है। सो फार सो वो वहाँ पे बैठ के अपनी पार्टी को हुक्म करते हैं कि फ़लाँ तारीख को आपने धरना देना है, आपने रेड जोन में पहुँचना है और आपने डी चौक में उस वक्त तक बैठना है जब तक मैं नहीं कहूँगा, आपने उससे पहले वहाँ से नहीं आना। वहाँ बैठ के वो गंडापुर साहब के ज़रिए डील भी कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इमरान खान साहब को वहाँ पे हासिल हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले पाकिस्तान के किसी और कैदी को हासिल हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान के किसी कैदी को एक्सरसाइज मशीन दी गई थी। गो इमरान खान साहब एक्सरसाइज करने वाले आदमी हैं और ये उनकी खूबी है कि वो बजाय इसके कि 72-73 साल की उम्र में वो जेल सुप्रिटेंडेंट से ये कहें कि मुझे अस्पताल ले जाएं, मेरा बीपी शूट कर रहा है, मेरी शुगर बढ़ गई हुई है या मेरे कानों में सुनसनाहट हो रही है। सुनसनाहट वैसे होती है उनको। अच्छा, वो जो बेसिकली कानों का है ना उनका इशू, वो ये है कि उनके कानों के अंदर आवाज़ें आती हैं और वो एक ख़ास बीमारी है। ओके। और वो है बस पैरल। तो अब बजाय इसके कि वो अस्पताल में ज़्यादा ज़िंदगी गुजारें, वो सिंपल ये कह रहे हैं जी मेरी थोड़ी सी खुराक बेहतर कर दें और साथ मुझे एक्सरसाइज मशीन दे दें। तो ये बड़ी वैसे रिमार्केबल चीज़ है। 72-73 साल की उम्र में बंदा एक्सरसाइज मशीन मांग रहा है और इतना फिट है कि ना उसे ब्लड प्रेशर है, ना उसे डायबिटीज़ है, ना उसे इंसोमिया है कि रात को नींद नहीं आती, ना उसका स्टमक ख़राब है, सारी चीज़ें उनकी ठीक है। ये इमरान खान साहब की क्वालिटी है और इसे हमें मानना पड़ेगा और मेरा ख्याल है बाकी सियासतदानों को भी ये लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए ताकि वो 72-73 साल की उम्र में फ़िट हों, बजाय इसके कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरह न्यूयॉर्क जाके अपना इलाज करवा रहे हो या यूके जा रहे हो। उसके बजाय सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, इमरान खान को कॉपी करना चाहिए। सबसे हेल्दी पॉलिटिशियन, सबसे हेल्दी पॉलिटिशियन और एनर्जी भी उनके पास बहुत है। दूसरा ये है कि कनेक्टिविटी, अब देखें ना उनके साथ लोगों ने रब्ता करना शुरू किया तब उनकी खबरें फ्लैश होना शुरू हो गई कि मेरे साथ ये हो रहा है। इमरान खान साहब इतने बड़े आदमी हैं और इतने सेहतमंद आदमी हैं और इतने शानदार आदमी, मेरा नहीं ख्याल ये छोटी छोटी बातें करते हुए अच्छे लगते हैं जी। मेरी बिजली बंद कर दी थी इन्होंने, मेरा टीवी बंद कर दिया था, रात के वक्त मुझे पानी नहीं मिला या पानी ठंडा मिला या पानी गर्म मिल गया, या मुझे कपड़े नहीं, मेरे गंदे हो गए हैं, मैं कपड़े तब्दील नहीं कर सकता, या मेरे पास शेविंग का सामान नहीं है, या मुझे इन्होंने जो कैदियों का खाना दे दिया वगैरह वगैरह। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को ऐसी छोटी बातें करनी चाहिए, बड़े आदमी हैं। दूसरा, वो अगर पाकिस्तान के अंदर इंकलाब लाना चाहते हैं, हकीकी आज़ादी वो लाना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है छोटी सी कुर्बानी है, ये कुर्बानी उन्हें दे देनी चाहिए। जो बड़े लीडर्स हैं वो इस तरह छोटी छोटी बातों पे एतराज़ नहीं करते होते कि जी मुझे छींकने का मौका नहीं दिया गया, रात को सेल बंद कर दिया जाता है,
या बिजली चली जाती है और 5-5 घंटे बंद रहती है, बड़े लीडर हैं, ये सख्तियाँ तो आपके ऊपर होती रहेंगी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो बड़े बड़े लीडरों ने चक्कियाँ पीसी हुई हैं। इमरान खान साहब तो चक्की भी नहीं पीस रहे और सेहतमंद हैं और बेड भी उनका ठीक है और उनके पास ट्राउज़र्स हैं, शर्ट्स हैं, वो बड़े मज़े से पहन के फिरते रहते हैं और अंदर वॉक वगैरह भी करते रहते हैं और साथ उनको कमोड की सहूलत भी हासिल है, फिर शावर भी है उनके पास, पानी भी उनको साफ़ सुथरा मिलता है। तो छोटी छोटी बातें नहीं मेरा ख्याल खान साहब को करनी चाहिए, इससे उनका कद छोटा होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी नाजरीन हमारी है जी गवर्नमेंट के हवाले से। अब मैं क्यों कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने किया जी गद्दारी। गवर्नमेंट ने क्या किया जी, 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई है, लेकिन ये आईनी तरमीम जो पास करवाई ये गद्दारी के जुमरे में आती है। लेकिन ये क्या खान साहब रहे, ठीक है ना, बात ये गवर्नमेंट की है लेकिन खान साहब के थ्रू आ रही है। और अब वोट किसने करवाया था, सब जानते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने। तो उन्होंने डायरेक्टली एलिगेट कर दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जिसने वोट किया, जिसमें मौलाना शामिल हैं, कि उन्होंने ये गद्दारी की है। तो हम ये क्वेश्चन लेके चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास कि मौलाना को भी नहीं छोड़ा। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे छुप रही थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे वो नमाज भी पढ़ती रही पूरी पार्टी, और बहुत ज़्यादा चक्कर लगाया उन्होंने मौलाना के घर में। और इमरान खान साहब ने एक मरतबा तहनीती पैगाम भी बुझाया कि मौलाना बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में जमहूरियत का साथ दिया है, वगैरह वगैरह। बल्कि जो आखिरी मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, गौहर खान साहब की, वो प्रेस टॉक में उन्होंने कहा कि मौलाना ने तो काला नाग जो है उसके दांत तोड़ दिए हैं, और वो मुबारकबाद भी पेश करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जो मसवदा इनका है वो हमारी रजामंदी से बना है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर इमरान खान साहब का हुक्म था, उसके बाद उन्होंने वोट नहीं दिए और 4 बंदे मुखालफत में वोट दे के घर चले गए। बाकी लोग आए नहीं, गायब हो गए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कि कहीं इनको पकड़ न लिया जाए, और अगर ये पकड़े गए तो गवर्नमेंट ये ना हो कि कोई 485 वोट ले ले। ठीक है। तो वो इस टाइप का जो था ना, उनको खदशा था, इस वजह से वो उन्होंने इनको पेश नहीं किया, ये पार्लियामेंट में नहीं लेकर आया। अपनी पार्टी के ऊपर ट्रस्ट की सूरत हाल है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कल कह दिया, उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने 26वीं तरमीम पे वोट दिया वो गद्दार है, उसने कौम के साथ गद्दारी की। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके पीछे नमाज़ पढ़ते रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनकी आप तारीफ़ करते रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके साथ मिलकर मसवदा बनाते रहे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके बारे में गौहर खान और उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीरें की हैं, अब आप उनको गद्दार कह रहे हैं। वैसे अजीब सी बात है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि हक़ और सच सिर्फ वही होगा जो आप करेंगे, जो आपके अलावा कोई शख्स करेगा तो वो तो गद्दार ही होगा, और उसके पल्ले तो फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरी साइड पे ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 26वीं तरमीम के जो फल हैं वो भी खा रही है। यानी जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी थी उसका हिस्सा बन गए, उसमें गए नहीं। अब ये जुडिशल कमीशन जो बना है उसकी बाई प्रोडक्ट है, वो अब उसके अंदर ये जा रहे हैं और वहाँ पे वो जजेस का इंतखाब करेंगे। तो कोर्ट के अंदर भी जब जाके जहाँ पे इनका केस होता है वो कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद माय लॉर्ड आप ये केस नहीं सुन सकते, तो वहाँ पे भी उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो अजीब सी बात है। फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस भी मान रहे हैं, और इमरान खान साहब ने इस तरह मुंह पे हाथ रख के सबको कहा है कि याह्या अफरीदी साहब के बारे में बात नहीं करने, उनको करने दें, और वो हमारी फेवर में जा रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब एक साइड पे अपनी पार्टी को रोक भी रहे हैं, और उससे पहले गंडापुर साहब कह रहे थे कि देखो हम टांगे तोड़ देंगे अगर किसी ने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को सेलेक्ट किया। जैसे मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस होने चाहिए, सबसे सीनियर जज होगा तो नहीं तो ठीक, नहीं तो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। तो ये अजीब सी सूरत हाल है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को सोचना चाहिए कि ये पार्टी तो उस वक्त तक उनकी तारीफ़ करेगी जब तक ये उनको सपोर्ट करते रहेंगे। जिस दिन मौलाना ने सपोर्ट ना की या हलवा ना खिलाया उनको, तो उसके बाद वो कहेंगे जाए जी मौलाना आप वही हैं जो हम पहले कहते थे। गद्दारी के ज़रिए मंजूर होने वाली तरमीम मंजूर है, ठीक है, लेकिन हुई गद्दारी है। वो ये कहते हैं कि खाल जो है ना वो हराम है, गोश्त हलाल है। ठीक है, ठीक है। तो तरमीम की जो खाल है उसको हराम कह रहे हैं, जो उससे गोश्त निकल रहा है उसको हलाल समझ। ठीक है, ठीक है जैसा, बिल्कुल। अब चलते हैं जी आगे सवाल की तरफ। सरदार सिंह साहब का सवाल है, वो कहते हैं जी परवेज़ इलाही खामोश क्यों हैं? परवेज़ इलाही साहब बीमार भी हैं, और दूसरा ये है कि वो उसी तरह ही बाहर आए हैं जिस तरह बुशरा भी आई हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके आए हुए हैं। और उसमें ये चीज़ शामिल है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि वो दूसरे फरीक के साथ मिले हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने सदर को लिफ्ट नहीं करवा रही। ये अजीब पार्टी है कि सदर जो लाहौर बैठा हुआ है,
ना उसको डिसओन कर रहे हैं कि जी हमने सदारत से हटा दिया है, ना उनके पास जाते हैं, ना उनसे मुलाकात करते हैं, ना उनसे मशवरा करते हैं, उनसे नाराज़ भी हैं, उनसे राज़ी भी हैं, इसलिए वो परवेज़ इलाही साहब खामोश बैठे हुए हैं। ठीक है। जितने फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हैं, सदर साहब से कोई मशवरा नहीं करता कि जनाब आप हमारी पार्टी के सदर हैं, आप हमें बताएं कि हमने क्या करना है। और सदर मेरे ख्याल खुद चाहते भी नहीं कि मुझे मशवरा कोई करे अभी। नहीं, हो सकता है वो चाहते हों, लेकिन पार्टी ने उनको लिफ्ट करवानी बंद कर दी है, साइडलाइन कर। और दूसरा बीमार भी हैं, एज देखें ना उनकी तकरीबन मेरा ख्याल है 80 साल के करीब उनकी उम्र है। तो इतनी उम्र के साथ उन्होंने बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं। फिर पाशों में गिर गए थे वो जेल के, जिसके उनकी हड्डी भी टूट गई उनकी। अच्छा। और उनका बेटा बड़ा बहादुर और बड़ा शानदार आदमी है कि खुद वो स्पेन के अंदर बैठा हुआ है। वालिद साहब को उन्होंने जेल के हवाले करके इग्नोर कर दिया था, और जो मोहन इलाही साहब के पास जो पैसा था उसको आज भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वालिद साहब यहाँ पे दायरे सियासत की चक्की पीस रहे हैं। अच्छा साहब, किशोर कुमार साहब ने कमेंट किया है, उसके ऊपर आपका मैं चाहूँगा कुछ पे कहिएगा। ना महंगाई कम हुई, ना बिजली के बिल, बस गवर्नमेंट के कागज़ों में महंगाई कम हुई। अच्छा, वैसे महंगाई कम हुई है वैसे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना वो देखे सिंगल डिजिट में आ गई है, और ये चीज़ आपको थोड़ा सा अगर आप पिछले साल तक जाएं तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ गया। फ़र्क वाकई पड़ा है। दूसरा, ये बिजली के बिल जो है ना ये भी कम होंगे, बिल्कुल ये अनकरीब मेरा कल कम हो जाए, रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। रिफ्लेक्शन नज़र आएगी, ठीक आ जाएगी। ठीक। नाजरीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।